हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हम लोग प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो हमारे पेपर सेकंड में लगी हुई हैं इनको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो यही कि इसका नाम आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है। कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो व्याख्या में जब भूमिका वाला पार्ट लिखना होता है तो उसमें जैसे आपसे गलती ना हो और आप प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ की जगह प्रेमचंद की कहानियाँ इस तरीके का नाम ना लिखो। तो सबसे पहले तो ये नाम ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये नाम है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ठीक है। फिर संकलनकर्ता का नाम ध्यान रखना है कि इसका संकलन जो है वो अमृत राय के द्वारा किया गया है। और अमृत राय के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि अमृत राय जो हैं वो प्रेमचंद के पुत्र हैं। और अमृत राय ने प्रेमचंद के नाम से या प्रेमचंद पर एक जीवनी लिखा है जिसका नाम है कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही जीवनी के चलते ही अमृत राय को 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी, कलम का सिपाही या जीवनी है जिसके चलते अमृत राय को 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ बात अमृत राय के बारे में हो गई। और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जिनमें प्रेमचंद की 16 कहानियों को सम्मिलित किया गया है। और इन कहानियों में प्रेमचंद का जो भी दौर रहा है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से लेकर के चरम यथार्थवाद का जो दौर रहा है उसको स्पष्ट रूप से इन कहानियों के माध्यम से जाना जा सकता है। अब ये जो कहानियाँ हैं ये हमारे लिए किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में ले कर के आती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो इन कहानियाँ जो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं इनमें जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो है व्याख्या खंड में। व्याख्या खंड में इन कहानियों की कोई 1 से 2 पंक्ति उठा करके आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किस कहानी की हैं, ये आपको पता करना होता है। जब भी आप व्याख्या खंड में भूमिका वाला भाग लिखते हो तो उसमें स्पष्ट रूप से बताना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जिसका संकलन अमृत राय के द्वारा किया गया है में संकलित कहानी बड़े घर की बेटी से ली गई हैं। इस तरीके का कुछ आपको व्याख्या खंड में भूमिका वाले भाग में लिखना होता है। तो ये एक बात हो गई कि व्याख्या खंड में आपको इन कहानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो एज इट इज़ किसी कहानी की आपको, जैसे सपोज दैट बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी कहानी की बड़े घर की बेटी कहानी की संवेदनात्मक विशेषता को लिखिए। बड़े घर की बेटी कहानी की संवेदनात्मक विशेषता को लिखिए। या बड़े घर की बेटी कहानी की, या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़े घर की बेटी कहानी की शिल्पगत विशेषता को लिखिए। बड़े घर की बेटी कहानी की शिल्पगत विशेषताओं या संवेदनात्मक विशेषताओं को लिखिए, ऐसा कुछ। तो यह जो क्वेश्चन है संवेदनात्मक विशेषताओं वाला और शिल्पगत विशेषताओं वाला, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था इसलिए मैंने आपको बताया। और ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी संवेदना भी लिखने को आ सकती है और शिल्पगत विशेषता भी किसी भी कहानी की आ सकती है। तो जब भी आपसे संवेदना पूछा जाए किसी भी कहानी की तो उसमें मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था कि संवेदना का मतलब होता है सम प्लस वेदना। सम मतलब होता है बराबर और वेदना मतलब होता है दुख।
या पीड़ा या समस्या, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लेखक आपको किस दुख, पीड़ा या समस्या के बराबर ले करके जाना चाहता है इस कहानी के माध्यम से, वो आपको संवेदना में बताना होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि पूस की रात कहानी की संवेदना लिखिए, तो पूस की रात कहानी की जब भी आप संवेदना लिखोगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद कौन सी बात को, कौन सी समस्या के बराबर पाठक को लेके जाना चाहते हैं, कौन सी बात को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उकेरा है, ये बात आपको करनी होती है। जब भी आपसे शिल्पगत विशेषताएं पूछी जाए तो शिल्पगत विशेषता में जो भी कहानी के 6 तत्व हमने पढ़ा था, कहानी के 6 तत्व, तो उन्हीं तत्वों पर एक एक करके बात करनी होती है। तो कहानी के 6 तत्व हमने कौन कौन से पढ़े थे, उनको एक बार देख लेते हैं। तो कथानक हमने देखा था कि कथानक एक तत्व है, चरित्र योजना एक तत्व है, उद्देश्य एक तत्व है, उद्देश्य, भाषा शैली एक तत्व है, भाषा शैली, संवाद अथवा कथोपकथन एक तत्व है, एक तत्व हो गया, देश काल वातावरण एक तत्व है, देश काल वातावरण एक तत्व हो गया। तो ये 6 तत्व हैं और इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिल्पगत विशेषताओं को लिखिए, जैसे कोई शिल्पी होता है ना, वो कोई शिल्पी किसी मकान का या किसी संरचना का निर्माण करता है, उसी तरीके से शिल्पगत विशेषता उसी ओर इशारा करता है कि ये कहानी नाम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको जो शिल्पकार ने बनाया है वो किन तत्वों के माध्यम से बनाया है, वही शिल्पगत विशेषताओं में बताना होता है। तो शिल्पगत विशेषताएं जब भी आपसे पूछी जाए तो उसमें कहानी के इन्हीं 6 तत्वों को एक एक करके इन्हीं 6 तत्वों पर बातचीत करनी होती है, ठीक है। तो और या फिर अगर शिल्पगत कहेगा प्रश्न में, या फिर कहेगा कि कहानी कला को बताइए, तो कहानी कला वाले प्रश्न में भी आपको शिल्पगत विशेषता को ही बताना होता है। मतलब 90% भाग जो है वो शिल्पगत विशेषता को बताना होता है और 10% भाग आपको संवेदनात्मक विशेषताओं वाला पक्ष लेना होता है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि पूस की रात की कहानी कला पर समीक्षा कीजिए या पूस की रात की शिल्पगत विशेषताओं को बताइए, तो फिर आपको इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर पूस की रात के बारे में बताना होगा। जब मैं आपसे कहूँ कि पूस की रात की संवेदनात्मक विशेषताओं को बताइए, तो फिर आपको ये बताना होगा कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किस समस्या या किस पीड़ा को उजागर करके पाठक को उसके बराबर ले जाने की कोशिश किए हैं। तो ये बात फिर आपको बतानी होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर ये शब्द आपको क्लियर होना चाहिए कि संवेदनात्मक विशेषता का मतलब क्या होता है और शिल्पगत विशेषता का मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये चीज़, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि जैसे कोई भी कहानी आप पढ़ो तो उसमें चरित्रों के नाम ध्यान रखना है आपको। जैसे आपने संवेदना लिखना चालू किया या शिल्पगत विशेषता लिखना चालू किया, तो उसमें ऐसे प्रश्नों में आपको अगर चरित्रों के नाम ही नहीं उस कहानी के पता होंगे तो फिर वो उत्तर उतना इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। जैसे आपने पूस की रात कहानी की शिल्पगत विशेषता लिखना प्रारंभ किया, लेकिन पूस की रात या पूस की रात पर कोई भी क्वेश्चन लिखना शुरू किया, लेकिन आपने अगर हल्कू का नाम ही नहीं लिया पूरे अपने उत्तर में, या हल्कू की जो पत्नी है मुन्नी उसका नाम ही आपने नहीं लिया, तो उत्तर उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे बड़े घर की बेटी पर कोई क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में आपने आनंदी का जिक्र ही नहीं किया, तो फिर एग्ज़ामिनर के ऊपर उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। चरित्रों के नाम इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जो मुख्य चरित्र हैं
उनको ज़रूर आपको अपने उत्तर में उजागर करना है। फिर घटनाक्रम तो मैंने बता दिया कि आप अगर किसी भी कहानी का बस कथा सार ही याद रखोगे या एग्ज़ाम हॉल से पहले अगर एक बार रीडिंग कर लोगे कथा सार, मतलब मुझे लगता है जैसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 16 कहानियाँ हैं, तो अगर उनका घटनाक्रम या कथासार पढ़ने बैठोगे तो एक ही घंटे में 16 कहानियों का कथासार पढ़ के आ जाओगे, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में भी कथासार दिया हुआ है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और महत्वपूर्ण उद्धरण आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बड़े घर की बेटी में अब जैसे महत्वपूर्ण उद्धरण है कि आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। तो ये बात, ये जैसे उद्धरण, ये नारी विमर्श के ऊपर कोई बातचीत हो तो उसमें नारियों के मनोविज्ञान को किस तरीके से प्रेमचंद ने उकेरा है, तो वहाँ पर इस उद्धरण का प्रयोग कर सकते हो। या बड़े घर की बेटी पर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें इस उद्धरण का उपयोग करके आप अपने आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हो। या जैसे सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं, ये एक उद्धरण। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है, तो ये एक उद्धरण। तो इस तरीके से कोई भी कहानी आप अगर पढ़ रहे हो तो उस कहानी में आपको चरित्रों के नाम ध्यान रखना है, एक बात हो गई घटना। दूसरी बात हो गई कि उद्धरण आपको ध्यान रखने हैं उस कहानी के कुछ। और तीसरी बात है कि एक बार बस घटनाक्रम थोड़ा बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरीके का काम आपको हर कहानी में करना है, ठीक है। जैसे बूढ़ी काकी आप पढ़ रहे हो तो एक करेक्टर तो कहानी के नाम से ही स्पष्ट है कि बूढ़ी काकी हैं। दूसरा इसमें एक करेक्टर है रूपा है, ठीक है, लाडली है, ठीक है, और बुद्धिराम है, ठीक है। तो ये जैसे चरित्र के नाम हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। और बूढ़ी काकी में जैसे कुछ प्रमुख उद्धरण आप याद कर लो कि जैसे कि इसमें एक उद्धरण आता है कि जब बूढ़ी काकी एक ही जगह पर सेंट्रिक हो जाती हैं तो प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ लगती हैं, तो ये वाला उद्धरण। या जैसे एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था, तो ये वाला उद्धरण। तो 1 से 2 बस उद्धरण याद कर लो और चरित्रों के नाम ध्यान रखो, और घटनाक्रम तो एक ही बार बस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उसी से सब काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल करने में आपको सुविधा होगी। अब जैसे कुछ इसमें एडिशनल फैक्ट्स भी हैं, जैसे बड़े घर की बेटी की कोई लाइन की व्याख्या लिखने को एग्ज़ाम हॉल में आया और आपने स्पष्ट रूप से व्याख्या में लिख दिया कि यह कहानी 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। या जैसे कहीं पर कोई बड़े घर की बेटी पर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपने एग्जामिनर के सामने थोड़ा अपने ज्ञान को दिखाने के लिए आपको ये फैक्ट याद था और आपने इसी बात का जिक्र कर दिया, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जैसे बूढ़ी काकी वाली कहानी 1901 ईस्वी की कहानी है, तो आपको जैसे पता था तो आपने बूढ़ी काकी का कहीं पर जिक्र आया और आपने ब्रैकेट में 1921 लिख दिया, तो एग्जामिनर के ऊपर एक दबाव बनता है कि जो लिख रहा है, जो लिखने वाला है वो पढ़ लिख करके आया है, मतलब इस तरीके का एक इम्पैक्ट जाता है। मतलब तथ्यों का जो आतंक होता है वो आप दिखा सकते हो एग्जामिनर पर, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आपको याद हो पा रही हैं तो बेहतर है, नहीं याद हो पा रही हैं तो बस केवल चरित्रों के नाम थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, कुछ प्रमुख उद्धरणों को ध्यान रखना है और घटनाक्रम को ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक स्टूडेंट हैं उनका नोट्स दिखा देता हूं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी कि आपको किस तरीके से आगे चलना है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे एक स्टूडेंट के नोट्स हैं जिसमें उसने मतलब जैसे बड़े घर की बेटी कहानी था तो उसने लिख दिया कि जमाना पत्रिका में 1910 है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग हो गई है, लेकिन जैसे इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो चरित्रों का कि बेनी माधव सिंह, इनके 2 पुत्र हैं श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी है वो आनंदी हैं, तो ऐसा कुछ करके, या पत्नी को दिखाना हो तो ऐसे बराबर में ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे भी दिखा सकते हो।
और लाल बिहारी सिंह एक पुत्र हैं जो आनंदी के देवर हैं, और इन्हीं से कॉन्फ्लिक्ट होता है। घी के अपव्यय के कारण लड़ाई होती है, और जिसमें लाल बिहारी सिंह आनंदी पर अपना खड़ाऊ उतार के फेंकते हैं। तो वो घटनाक्रम है, वो सब आप बस एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। और ये कुछ उद्धरण आपने अलग से नोट डाउन कर लिया कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बेनी माधव सिंह लास्ट में कहते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कुहार नहीं है, कुर्मी का हार नहीं है, ठीक है। ये लाल बिहारी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब आप अपना कुछ नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। जैसे बूढ़ी काकी पर 1921 ईस्वी में हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी ये कहानी। और इसमें जैसे है कि बूढ़ी काकी का जो भतीजा है वो बुद्धिराम है। बुद्धिराम की शादी रूपा से है, रूपा की बेटी लाडली है। सुखराम का तो उतना जिक्र आता नहीं है, तो रूपा की बेटी लाडली। तो इस तरीके का मतलब आप डायग्राम बना करके अपने लिए एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हो। वैसे अगर आप इस तरीके का नोट्स तैयार करने में भी आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है, तो आपको इस तरीके का नोट्स तैयार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ हाँ मिलाने के लिए ये बातें बोल रहा हूँ। मैं बहुत क्योंकि इसमें क्या होता है कि हिंदी लिटरेचर में शॉर्ट नोट्स बनाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं तो उनको कवर अप कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहे हैं तो आप, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि बेनी माधव सिंह का नाम हाईलाइट कर लिया, श्रीकंठ सिंह का नाम हाईलाइट हो गया, लाल बिहारी सिंह का हाईलाइट कर लिया, आनंदी का हाईलाइट कर लिया, तो इस तरीके का कुछ आप भी कर सकते हो, ठीक है। केवल हाईलाइट करके अपनी किताब में रख लो। जब भी आप उन पन्नों को पलटोगे तो आपको ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वो हाईलाइटेड कंटेंट जो है उसी को बस पढ़ने, उसी पर आपका ध्यान जाएगा और उससे आप जल्दी रिवीजन कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बात बता दिया कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो हमारे सिलेबस में हैं, तो उनको लेकर के आप किस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो, किस तरीके से आप कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान रख सकते हो, ये मैंने बताया। एक दो चीज़ और भी आपको बतानी है कि जैसे कभी कोई आंसर आप लिख रहे हो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का, तो उसमें जैसे एक कहानी की दूसरी कहानी या उपन्यास से तुलना करके भी अपनी बातों को इफ़ेक्टिव तरीके से अपने उत्तर में ला सकते हो। जैसे जैसे पूस की रात कहानी है, ठीक है, और इसकी तुलना हमने गोदान उपन्यास से कर दिया। क्यों किया? क्योंकि दोनों ही कहानियों में किसानों की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। पूस की रात में भी किसानों की मार्मिक स्थिति का वर्णन है, और गोदान उपन्यास में भी किसानों की मार्मिक स्थिति का वर्णन है। तो अब जैसे पूस की रात, लेकिन कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि पूस की रात जो कहानी है उसमें किसानों का जो मार्मिक चित्रण है वो गोदान से भी अधिक है। मार्मिक चित्रण कैसे है? अब जैसे जब भी आप पूस की रात पर कोई भी क्वेश्चन लिखो तो इस बात को एक लाइन में जिक्र कर दो कि पूस की रात में किसानों की स्थिति का जो चित्रण किया गया है वो गोदान उपन्यास से भी अधिक मार्मिक है। अब ये लाइन एग्जामिनर ने आंसर आपका पढ़ते हुए ये लाइन पढ़ लिया तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और फिर आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कैसे इसमें कि गोदान से कैसे ज़्यादा मार्मिक चित्रण है? क्योंकि जो गोदान का चरित्र है होरी, तो होरी जो है वो मजदूर होने के लिए तैयार नहीं है, और वो बार बार ये लड़ते लड़ते वो यहाँ तक कि उसका अंत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मजदूर होना स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको बार बार ये बात कचोटती है कि मजदूर होना एक पीड़ा है और वो किसान होना श्रेयस्कर समझता है। वो गुलामी करना, मजदूरी को एक तरीके से गुलामी समझता है, जबकि किसान होना एक स्वाभिमान समझता है, एक सम्मान समझता है। तो गोदान का जो होरी है वो अधिक किसान होना अधिक श्रेयस्कर समझता है, और जीवन भर मतलब अपने जो किसान की जो छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि खेती में जो मर्जात है वो मजूरी में नहीं है। होरी का ये स्पष्ट रूप से कथन है। लेकिन पूस की रात का हल्कू सामाजिक यंत्रणाओं से इतना ग्रसित हो चुका है, जमींदार और सूदखोरों से इतना ग्रसित हो चुका है कि वो अब
अपने किसान को लेकर के जो उसका गर्व है वो अब नहीं रहा है, और वो स्पष्ट रूप से इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया कि हल्कू मजूर होने में या वो ज़्यादा सुखी महसूस कर रहा है, मजदूर होने में वो ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। और एक जगह लास्ट में ये दृश्य दिखाया गया है कि रात भर ठंडी में फसल की निगरानी करता है, फिर भी फसल नष्ट हो जाती है। और फिर लास्ट में ये दृश्य आता है कि हल्कू और मुन्नी दोनों खेत की तरफ देख रहे होते हैं, और खेत की तरफ जब निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हल्कू जो है वो बहुत खुश होता है, हल्कू बहुत खुश है, जबकि मुन्नी जो है वो निराश है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि हल्कू को लगता है कि जो फसल बर्बाद होनी थी वो अब तो बर्बाद हो ही गई, तो अब ठंडी में यहाँ खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा, अब आराम से अपना मजदूरी करेंगे और अपना आगे का जो भी काम है वो सब करेंगे। लेकिन मुन्नी को इस बात का दुख है, और मुन्नी खेत की तरफ देख करके चिंतित हो रही है, लेकिन हल्कू जो है वो प्रसन्न है, ठीक है। तो मतलब हल्कू ने कहीं न कहीं वो मज़दूर होना स्वीकार कर लिया है, लेकिन होरी जो है, यहाँ पर गोदान उपन्यास का होरी वो अपना जो किसान की एक मजबूत मतलब ऑरा है, या किसान का एक किसान होना अपने आप में एक गर्व की बात है, वो नहीं छोड़ पाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात है। तो इस तरी मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके का कुछ तुलनात्मक अध्ययन हो तो वो आपको ज़रूर अपने उत्तर में ले करके आना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई जो आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। और नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और इसी तरीके से हर एक कहानी को लेकर के आप कर सकते हो। जैसे ये मैंने अंडरलाइन की हाईलाइट किया हुआ है, इसी तरीके से आप भी अपने नोट्स को हाईलाइट करके रख सकते हो, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। और फिर इसके बाद एक आपके नोट्स में एक कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग। और ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानियों में किस तरीके से मनोविज्ञान का प्रयोग है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य सभी मतलब क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम हॉल में आए कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग, तो इसमें आपको भूमिका में स्पष्ट रूप से बताना है कि प्रेमचंद का जो मनोविज्ञान है वो समाज को पढ़ करके अपनाया गया मनोविज्ञान है, समाज को पढ़ करके समझा गया मनोविज्ञान है। जबकि प्रसाद की परंपरा में देखें, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, इनके यहाँ पर जो मनोविज्ञान देखने को मिलता है वो मनोविज्ञान सिगमंड फ्रायड, थॉमस एडलर और कार्ल युंग जैसे मनोविश्लेषणवादियों को पढ़ करके, या जो एकेडमिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके जो मनोविज्ञान के बारे में समझ आई है उसका प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रेमचंद ने समाज को पढ़ करके मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जब भी ये वाला प्रश्न आए कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग, प्रेमचंद की उपन्यास में मनोविज्ञान का प्रयोग, तो जब भी प्रेमचंद के ऊपर यह प्रश्न आए तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताना है कि प्रेमचंद का मनोविज्ञान किस तरीके का है। तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे से तुलना करना है और बताना है कि इनका जो मनोविज्ञान है वो फ्रायड, एडलर और कार्ल युंग को पढ़ करके आया है। लेकिन प्रेमचंद का जो मनोविज्ञान है वो एकेडमिक पुस्तकें नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव है, गहरी समझ है। तो इस तरीके का कुछ इंट्रो देना है। ये तुलनात्मक अध्ययन आपको करते रहना है अपने आंसर राइटिंग में, जिससे आपका उत्तर लेखन प्रभावी होगा। फिर इसमें जब मुख्य भाग में आओगे तो मुख्य भाग में आपको बताना है कि प्रेमचंद ने कहाँ कहाँ पर मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। तो प्रेमचंद ने कहाँ पर किया है? नारी वर्ग के स्तर पर मनोविज्ञान का प्रयोग है, दलित वर्ग के स्तर पर मनोविज्ञान का प्रयोग है,
वृद्ध वर्ग के स्तर पर, बाल वर्ग के स्तर पर, लगभग सभी वर्गों पर प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का गूढ़ प्रयोग किया है। नारी मनोविज्ञान को लेकर के बड़े घर की बेटी का ये उद्धरण याद रखना है कि आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। अलग ओझा का ये स्टेटमेंट कि पन्ना रूपवती स्त्री थी, रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। तो इस तरीके की बात, या जैसे नया विवाह जो कहानी है, तो नया विवाह में भी ये प्रेमचंद ने किस तरीके से लाला डंगामल और आशा के माध्यम से मनोविज्ञान को दिखाया है उसका जिक्र कर सकते हो। दलित मनोविज्ञान सदगति के माध्यम से उभर करके आता है कि पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं या लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी इतना मान है। ये एक उद्धरण की इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया कि खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। तो इस तरीके के उद्धरणों के माध्यम, जैसे बाल मनोविज्ञान दिखाना हो तो ईदगाह कहानी में, या वृद्ध मनोविज्ञान तो बूढ़ी काकी में, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ कहाँ पर प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया है उसको फिर आपको मुख्य भाग में बताना है। फिर लास्ट में निष्कर्ष दे देना है कुछ कि मतलब कि प्रेमचंद के यहाँ पर जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, या कुछ इस तरीके की जिसमें प्रेमचंद की तारीफ करते हुए कुछ बातें आप लिख सकते हो निष्कर्ष में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आया कि प्रेमचंद की कहानी कला बताइए, तो कहानी कला का मतलब हुआ कि शिल्पगत विशेषताएं। ठीक है, और शिल्पगत विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि कहानी के जो 6 तत्व हैं उन्हीं को एक एक करके बस उन्हीं पर बातचीत करनी होती है। ठीक है, तो जैसे भाषा शैली पर बातचीत हो गई, तो प्रेमचंद की कभी भी आपको भाषा शैली पूछा जाए तो ये बात ध्यान रखो कि प्रेमचंद की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा है, और हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है कि आम जन की भाषा, आम जन की भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दों का सम्मिश्रण है, हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दों का सम्मिश्रण है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है प्रेमचंद के साहित्य का कि आम जनमानस को समझ में आए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो भाषा शैली में ये एक पॉइंट बस ध्यान रखो कि हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, यही आपके एग्जामिनर जो भी आपका उत्तर चेक करेगा उसको समझ आ जाएगा कि आपने गूढ़ बात पकड़ लिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके नोट्स में भी, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हिंदुस्तानी को ही साहित्य की भाषा बनाई है। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा शैली में आपको उपमाओं को दिखाना होता है। सूत्र शैली क्या होता है? सूत्र शैली का मतलब होता है कि जैसे कि गणित में जैसे फॉर्मूला होते हैं ना, कि जैसे फॉर्मूला लगाया और सॉल्यूशन आ गया, उसी तरीके से लाइफ में भी, जीवन में भी कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, अगर उन पर आप चलो तो फिर जीवन में किसी समस्या का हल निकलता है। तो वही सूत्र शैली, मतलब कोई फॉर्मूला जब कोई दिया जाता है, कुछ ऐसा मतलब कुछ एक लाइन में जब कुछ इस तरीके की गूढ़ बात कही जाती है तो उसी को सूत्र शैली कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। तो इस तरीके की बात भाषा शैली को बताते हुए हास्य व्यंग का भी जिक्र कर सकते हो। फिर उसके बाद कहानी का दूसरा तत्व आ जाओ कि चरित्र योजना, तो चरित्रों के स्तर पर बता दो कि प्रेमचंद ने चरित्रों की भीड़ नहीं लगाई है, आवश्यकता अनुसार चरित्रों को रखा है। हाँ, प्रेमचंद की एक कहानी जरूर है जिसमें इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें चरित्रों की संख्या अधिक हो गई है, और वो कहानी है अलग योझा। अलग योझा कहानी में चरित्रों की संख्या ज़्यादा अवश्य हुई है, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा संयुक्त परिवार को दिखाने के लिए चरित्रों की संख्या बढ़ाई है, जिससे कथानक पर ऐसा नहीं है कि कथानक का भटकाव हो गया है। कुछ इस तरीके की बातचीत आप कर सकते हो, क्योंकि अलग योझा में अधिक से अधिक चरित्र यूज हैं, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको, तो इस तरीके की कुछ एडिशनल बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है, कथानक योजना,
कि प्रेमचंद का के यहाँ पर जो कथानक है वो सीधा सरल कथानक होता है, अत्यंत सरल कथानक है। आदि मध्य तथा अंत का क्रम शुरुआत की कहानियों में देखने को मिलता है, किंतु बाद की कहानियों में प्रेमचंद ने विचार विमर्श या आदि मध्य अंत का क्रम टूटता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि जो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, मतलब 1936 की जो कहानी है कफन, तो उसमें मतलब घीसू और माधव को जो शराब के ठेके के सामने मस्त धुत हैं शराब के नशे में, वहीं पर ही उन्होंने कहानी को छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके की बात। फिर उसके बाद वही 6 तत्वों के ऊपर आपको बातचीत करनी होती है जब भी आपसे कहानी कला वाली बातचीत पूछी जाए या शिल्पगत विशेषताएं पूछी जाए। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूँगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। 2025 का मैंने पेपर, अभी सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने 2025 का पेपर देखा था, तो उसमें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो हैं इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था 2025 में। जो अभी मेंस अभी हुआ है, पेपर सेकंड मैंने देखा था, तो उसमें कोई आया नहीं है प्रश्न। तो यही जो प्रश्न आए हैं यही हैं, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि इन प्रश्नों को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार घटनाक्रम जो कहानियों का है वो एक बार पढ़ लेना, और दूसरा चरित्रों के नाम ध्यान रखना हर एक कहानी के, और तीसरा आपको उद्धरण ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, घटनाक्रम, और इसी के माध्यम से आप अपने उत्तर को इफेक्टिव बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2003 में पूछा गया कि जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। तो कहानी कला वाला मैंने आपको प्रश्न करवा ही दिया अभी कि कहानी कला में आपको शिल्पगत विशेषताओं को बताना होता है। ठीक है, ये कहानी कला वाला यही प्रश्न था कि प्रेमचंद की कहानी कला। ठीक है, तो इसमें भाषा शैली, वही कहानी के जो 6 तत्व हैं उन्हीं को बस आपको अच्छे से बताना है। अब जैसे क्या है कि इसमें ये शब्दावली यूज कर लिया है कि जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में, तो आप कोई भी बात लिखो तो उसमें इन शब्दावलियों की जीवन यथार्थ के अंक मतलब लिखना शिल्पगत विशेषताएं ही है, बस एग्जामिनर जो कह रहा था उसकी शब्दावलियों का बस प्रयोग करते रहो कि जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में। भाषा शैली के स्तर पर देखें, जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानियों के चरित्रों को देखें, जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के कथानक को देखें। तो इस तरीके से कहानी के जितने भी 6 तत्व हैं उन पर डिस्कशन करना है, लेकिन केवल डिस्कशन ही नहीं करना है, डिस्कशन को प्रश्नानुसार बनाना है। तो प्रश्नानुसार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रश्न है उसकी शब्दावलियों का बार बार उपयोग करना पड़ेगा। और एक बार आपने ये चीज़ सीख लिया तो आप एग्जामिनर को एग्ज़ाम कभी कहीं पर भी आपके पास कंटेंट में थोड़ा बहुत कमी भी होगी तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। तो उत्तर जो भी लिखो वो मतलब लिखो ही, मतलब जो भी कंटेंट जो भी मांग है उसके अनुसार लिखो ही, लेकिन उत्तर में प्रश्न की शब्दावलियों का प्रयोग करते रहो, प्रश्न के शब्दों को जरूर उकेरते रहो समय के अनुसार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, होपफुली पहला क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अपने उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं अपने समय की भी हैं और भविष्य की भी हैं। इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। 2004 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जैसे अब इसमें एक गौर करने वाली बात ये है, इसमें ये कह रहा है कि उपन्यासों को भी बताओ और कहानियों के आधार पर भी बताओ। ये बात अब जैसे क्या है कि कोई स्टूडेंट किसी ने उत्तर लिखा, ठीक है, अब उस उत्तर में उसने कहानियों के आधार पर ही विश्लेषण कर दिया कि प्रेमचंद की कहानियों के आधार पर देखें तो गोदान में जो प्रेमचंद मतलब कहानियों के आधार पर देखें तो प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में किसानों की जो मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है वो आज भी चर्चित है, आज भी प्रासंगिक है। लेकिन उसने अपने उत्तर में मतलब उपन्यासों का जिक्र जो है वो कर ही नहीं रहा है। तो ये मतलब यहाँ पर मार्क्स आपके कटेंगे। तो मतलब क्वेश्चन को समझना है बारीकी से कि क्वेश्चन में क्या मांग की गई है। ठीक है, और जिससे आपका उत्तर पूरा हो सके। ठीक है,
तो इसमें कहानियों को भी आपको बताना है और उपन्यासों का भी जिक्र करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसका एक बार इंट्रो मैं आपके सामने बताता हूँ, उस इंट्रो के हिसाब से आप लिख सकते हो कि अब जैसे प्रश्न के अनुसार ही आपको इंट्रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसका इंट्रो मुझे लिखना हुआ तो कैसे लिखना है कि प्रश्न की शब्दावलियों का उपयोग करना है, ठीक है। तो जैसे इसका इंट्रो लिखना है तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हो कि की प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं। अब जैसे प्रश्न की ही शब्दावलियों का, क्योंकि मैंने आपको भूमिका में स्पष्ट रूप से बताया कि भूमिका जो होना चाहिए वो प्रश्नानुसार होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने भूमिका प्रश्नानुसार नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। या जैसे उत्तर आप लिख के चले आ रहे हो लेकिन उत्तर में प्रश्न की, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी मैं यही बात बता रहा था कि उत्तर लिखो, उत्तर में जो पूछा जाए वो लिखो, लेकिन उत्तर में प्रश्न की शब्दावली का भी प्रयोग करते रहो, ठीक है। अब वही काम इसमें भी करना है, जैसे भूमिका लिखो लेकिन भूमिका में प्रश्न की शब्दावलियों का प्रयोग करो, ठीक है, जिससे भूमिका प्रश्नानुसार लगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखो कि प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं न केवल न केवल न केवल न केवल प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं न केवल उनके अपने समय। अब जैसे समय की बात आ गई तो यहाँ ब्रैकेट में जैसे प्रेमचंद का जो रचना काल रहा है उसका जिक्र कर सकते हो, 1907 से 1936 का जिक्र कर सकते हो। 1936 में ही प्रेमचंद की डेथ हो गई थी और जो उनका प्रारंभिक रचना काल का दौर रहा है वो 1907 के आसपास ही माना जाता है, तो 1907 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1907 से 1936 की थी न केवल प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं न केवल उनके अपने समय 1900 ब्रैकेट में 1907 से 1936 की थी, बल्कि 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 वे आज के समय और भविष्य के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। जैसे इस तरीके का 25 से 30 वर्ड्स में भूमिका लिखनी होती है, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में भूमिका लिखनी है, जिसको भूमिका को प्रश्नानुसार लिखना है। ये बात, अब जैसे भूमिका ये हमारी हो गई, ठीक है, जिसको मैंने प्रश्नानुसार लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे मुझे पैरा चेंज करना है, जैसे ये मेरी कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पैरा चेंज करना है तो हम ऐसा नहीं है अब यहाँ पे पैरा चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं। अब उसी जहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म हुई है उसी के नीचे से अब हम दूसरा पैरा चालू करेंगे कि प्रेमचंद के गोदान उपन्यास, क्योंकि गोदान उनका प्रमुख उपन्यास है तो पहले प्रमुख उपन्यासों को ले लेते हैं जिसमें बुनियादी चिंताएं उनके समय की भी थी और आज भी हैं, कि प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का होरी या एक कहानी का भी जिक्र कर सकते हो, या पूस की रात कहानी का हल्कू तत्कालीन जमींदारी प्रथा और सूदखोरों के चंगुल में प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का होरी या पूस की रात कहानी का हल्कू तत्कालीन जमींदार प्रथा और सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ था जो आज भी भारत में किसानों की आत्महत्या
का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो मतलब इस तरीके का कुछ आप सेकंड पैरा हो गया। अब इसमें मैंने एक उस समय भी प्रेमचंद ने उठाया था इस समस्या को, बुनियादी चिंता को, और आज भी आज भी ये बुनियादी चिंता अत्यंत प्रासंगिक है। इसी तरीके से जैसे गोदान उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तब तो डिटेल में और भी बातचीत करेंगे उपन्यासों में। अब जैसे कुछ और उपन्यासों को ले सकते हो, जैसे निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का। उसमें जैसे किस तरीके से निर्मला के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने नारी स्थिति को या नारी अस्मिता को उजागर करने की कोशिश किया है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कुछ कहानियों का जिक्र कर सकते हो जिसमें दलित चेतना के बारे में जो बुनियादी चिंताएं उस समय प्रेमचंद ने उठाया था वो आज भी प्रासंगिक है। जैसे कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं, इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ने जिस छुआछूत और जातिगत भेदभाव को दिखाया था वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो आपको ऐसे कुछ अपने उत्तर को लेकर के चलना है और होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को किस तरीके से अप्रोच करना है। और एक बार आप लिख करके मुझे टेलीग्राम पर भेज भी सकते हो, लेकिन मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से थोड़ा बता सकूँ। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि पठित उपन्यास और कहानियों के आधार पर सोधारण सिद्ध कीजिए कि पात्रों के चित्रण में प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का पर्याप्त ध्यान रखा है। अब उपन्यासों के भी आधार पर बताना और कहानियों के आधार पर भी, तो ये बात आपको शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना है कि किसके आधार पर बताना है। तो मनोविज्ञान वाला क्वेश्चन तो अभी हमने अपने कंटेंट से कर ही लिया है यहाँ पर, और मनोविज्ञान वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इंट्रो भी तैयार करवा दिया कि मनोविज्ञान में प्रेमचंद की तुलना जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे से करके आप अपने इंट्रो को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस कुछ उपन्यासों को भी जिक्र कर लेना है साथ ही साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया। तो ये वाला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने मतलब हिंदी साहित्य, इसमें हिंदी कथा साहित्य, ठीक है, कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया। अब जैसे कथा साहित्य जो है, तो कथा साहित्य में उपन्यास भी आ जाते हैं और कहानी भी आ जाती है, क्योंकि उपन्यासों में भी एक तरीके से घटनाक्रम के माध्यम से ही बातचीत आगे बढ़ती है। तो इस वाले प्रश्न में भी आप उपन्यासों के भी उदाहरण दे सकते हो और कहानियों के भी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, जो ये वाला प्रश्न है कि क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य, तो कथा साहित्य में आप कथा, क्योंकि कथा मतलब एक तरीके से यहाँ पर घटनाओं से है, तो घटनाओं में आप कहानियों के भी उदाहरण दे करके अपनी बात आगे बढ़ा सकते हो और उपन्यासों के माध्यम से भी अपनी बात आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही कहना है कि प्रेमचंद ने कथा साहित्य जो है उसका कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो कर्मभूमि वाला जैसे कोई बात है कि कर्मभूमि ही नहीं बदली, कर्मभूमि नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो कर्मभूमि का मतलब यहाँ पर है कि संवेदना वाला पक्ष आपको बताना है कर्मभूमि वाले पॉइंट में, कि प्रेमचंद की कहानियों में कौन कौन सी संवेदना पर बातचीत की गई है या उपन्यासों में कौन कौन सी तो संवेदना वाला पक्ष बताना है। कायाकल्प में आपको शिल्पगत विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो प्रेमचंद ने कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो कायाकल्प में शिल्पगत विशेषताओं को बताना है, शिल्पगत विशेष, तो वही पूछ रहा है कि कहानियों में क्या संवेदना है, क्या शिल्पगत विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बस शब्दावलियों का यूज करना आना चाहिए कि प्रश्न की शब्दावलियों को ही अपने उत्तर में प्रयोग करो। ठीक है, तो बस अपने उत्तर में कहते हुए चलना है हर एक बात पे कि इस तरीके से प्रेमचंद ने कर्मभूमि नहीं बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया। इस तरीके से भाषा शैली में प्रेमचंद ने कायाकल्प किया। इस तरीके से कुछ बातें अपनी, जब भी जो भी कंटेंट हो उसमें प्रश्न की शब्दावलियों का यूज करना है। ठीक है, तो क्या है, सच है कि
कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया, तो सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो प्रमाणों के स्तर पर आप कहानी और उपन्यासों के कुछ उद्धरणों का जिक्र करके अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से एग्जामिनर के सामने रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, एक बार आप लिखने बैठोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि, और फिर एक बार आप प्रैक्टिस होती रहेगी तो पेन नहीं रुकेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। अब मॉडर्न डिस्कोर्सेस जो हैं, मॉडर्न डिस्कोर्सेस में कौन कौन से डिस्कोर्सेस ज़्यादा अभी मॉडर्न डिस्कोर्सेस में अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो एक तो उसमें स्त्री विमर्श है कि प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री विमर्श मॉडर्न डिस्कोर्सेस में, या दलित विमर्श है। ठीक है, दलित विमर्श को बता सकते हो, या जैसे बाल विमर्श हो गया। ठीक है, बाल विमर्श, या वृद्ध विमर्श को बता सकते हो। ठीक है, वृद्ध विमर्श हो गया। ठीक है, वृद्ध विमर्श के बाद किसानों की स्थिति, किसान कृषक विमर्श या किसान विमर्श बता सकते हो। आदिवासी विमर्श कुछ हो तो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे उस पर कंटेंट कम है, तो ये जो 5 आधुनिक विमर्श हैं, मतलब गोदान उपन्यास में वैसे आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें केवल कहानियों के आधार पर बताना है कि आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। ठीक है, तो जो मैंने अप्रोच बताया है आपको कि किन किन विमर्शों पर आप बातचीत कर सकते हो, दलित विमर्श को बताते हुए आप सदगति, ठाकुर का कुआं और कफन कहानी का जिक्र कर सकते हो। स्त्री विमर्श को बताते हुए आप बड़े घर की बेटी का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, और जैसे किसान विमर्श को बताते हुए आप पूस की रात कहानी का जिक्र कर सकते हो। बाल विमर्श को बताते हुए आप ईदगाह कहानी का जिक्र कर सकते हो। बड़े घर की बेटी, बाल विमर्श को बताते हुए ईदगाह कहानी का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, या जैसे और जैसे वृद्ध विमर्श को बताते हुए बूढ़ी काकी कहानी का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मॉडर्न जो डिस्कोर्सेस हैं उनके ऊपर आप लिख सकते हो। कोई बहुत मतलब ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि आपको प्रेमचंद की सभी कहानियों में से केवल एक ही सर्वोत्तम कहानी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? तो ये वाला प्रश्न है कि कौन सी सर्वोत्तम कहानी चुनना है, तो इसके इंट्रो में जब भी ये वाला प्रश्न है कि प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानी चुनना हो और आप किसे चुनोगे और क्यों चुनोगे, तो इसका जैसे इंट्रो लिखना हुआ, तो इसके इंट्रो में आपको क्या करना है, इसकी अगर भूमिका लिखनी है तो आपको कसौटियाँ बतानी पड़ेगी कि भूमिका में कि मतलब कि प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानियाँ जानने से पहले सर्वोत्तम कहानी की कुछ कसौटियों को देखें तो इस प्रकार हैं कि फिर डैश लगा देना कि उसमें यथार्थवाद प्रभावी रूप से नजर आए, यथार्थवाद प्रभावी हो, कहानी मनोरंजन परक ना हो करके सामाजिक समस्या पर आधारित हो, विश्लेषण प्रभावी हो, विश्लेषण का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, कि घटनाक्रम कम हो लेकिन विश्लेषण अत्यधिक हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की कुछ कसौटियाँ आप बता सकते हो। फिर उसके बाद बताना है कि इस प्रकार इन कसौटियों के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ बेहतर हैं, किंतु उन सब में कफन कहानी जो है, या जैसे कफन कहानी या सदगति कहानी जो भी आप, या पूस की रात कहानी की कफन कहानी जो है वो यथार्थवाद के उस चरम शिखर को छूती हुई नज़र आती है जिसमें आदर्शवाद का पूर्ण अंत हो गया है, जो कि प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानियों में से एक है। ऐसा कुछ मतलब कफन कहानी के ऊपर फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ है उसको कि आदर्शवाद का पूर्ण अंत हो गया इस कहानी में, और संवेदनहीनता का चरम चित्रण है कि उसमें एक उद्धरण आता है कि जिस समाज में जीवित रहने पर तन ढकने का चिथड़ा ना मिले वहाँ मरने के बाद नया कफन चाहिए, मतलब इस तरीके का एक उद्धरण आता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का कड़वा सच उसमें दिखाया गया है घीसू और माधव के माध्यम से। ठीक है,
तो ये सारी बात शिल्प और भाषा के स्तर पर भी आपको बताना होगा, शिल्पगत विशेषताओं के स्तर पर भी। जब भी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ बताओ कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी और आप उसे क्यों, तो आप उसमें शिल्पगत विशेषताओं को भी बताओ कि शिल्पगत विशेषताओं के स्तर पर भी यह सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से अप्रोच करना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ईदगाह या पूस की रात कहानियों में से किसी एक की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। तो समीक्षात्मक विवेचना में संवेदना भी आपको लिखना है, संवेदना वाला पक्ष और शिल्प वाला पक्ष दोनों लिखना है, ठीक है। और संवेदना वाला पक्ष 50% और शिल्प वाला पक्ष 50% लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्या प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक हैं और चरित्र प्रधान कम हैं? आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। तो क्या अब दोबारा से पढ़िए, क्या प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक हैं और चरित्र प्रधान कम हैं? आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की जैसे भूमिका लिखनी है, तो एक स्टूडेंट की आपको कॉपी दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या गलती किया है, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न था कि प्रेमचंद की, अब जैसे इन्होंने कहानियाँ ही गलत लिख दिया, ठीक है, कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए, ये जैसे क्वेश्चन था। अब इन्होंने लिखा कि हिंदी कथा साहित्य के लेखक प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों की कर्मभूमि बदलने के साथ साथ उनका कायाकल्प भी किया। हिंदी कहानी के सहसावस्था में ही उन्होंने अपनी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में लिखी, जो कि उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। तो ये जैसे इंट्रो इन्होंने लिखा, तो ये इंट्रो प्रश्न के अनुसार बिल्कुल है ही नहीं। तो भूमिका लिखा इन्होंने, सारे फैक्ट सही हैं, सारी बातें इन्होंने सही लिखी है, सब कुछ बेहतर लिखा है इन्होंने, लेकिन इनकी जो भूमिका है, चूंकि यह भूमिका प्रश्नानुसार नहीं है, तो एग्जामिनर जैसे आपका नाम पूछे तो नाम ही आपको बताना है। आप कह रहे हो, आपसे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो आपने कहा कि मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर जैसे जो भी ऐसा कुछ आपने बताया। फिर उसके बाद आपकी माता का क्या नाम है? सर मैं रहने वाला तो यहाँ का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, ऐसा कुछ। तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप नहीं बता रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। यहाँ पर जैसे ये जो भी स्टूडेंट जिनकी ये कॉपी है, तो उन्होंने जैसे बहुत अच्छा लिखा है, कोई कंटेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये किस समय लिखना है ये वाला कंटेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे जैसे इसका इंट्रो लिखना हो कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए, तो इसका जैसे इंट्रो कुछ इस तरीके का लिख सकते हो कि कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान है, प्रेमचंद की कहानी, कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान है, जिनमें कथानक बहुत तीव्र गति से चलता है, जबकि यहाँ पे कुछ समीक्षकों का मानना है
कुछ समीक्षकों का मानना है कि, अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक हैं और चरित्र प्रधान कम है, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन। कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान है, जिनमें कथानक बहुत तीव्र गति से चलता है, जबकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि प्रेमचंद ने चरित्रों के विकास को महत्व देकर चरित्रों के विकास को महत्व देकर घटनाक्रम को प्रस्तुत किया है या कथानक को प्रस्तुत किया है। चरित्रों के विकास को महत्व देकर कथानक को प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा भूमिका बड़ी हो गई है, प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा एनालिसिस का प्रश्न है। तो मतलब मैंने तो अभी इंस्टेंट ऐसे लिखा है, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था कि भूमिका को प्रश्न से रिलेट करना पड़ेगा, भूमिका को प्रश्नानुसार बनाना पड़ेगा, और कि भूमिका को प्रश्नानुसार अगर रखोगे तो एग्जामिनर, अब जैसे ये है कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है, और आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। तो आपको इसमें, चूंकि ये डिबेट वाला क्वेश्चन है कि घटना प्रधान अधिक है और चरित्र प्रधान कम है, तो इसमें समीक्षकों शब्द का यूज कर लेना कि कुछ समीक्षक ऐसा कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान है, जिनमें कथान अपने पर नहीं लेना है, मतलब इसलिए मैंने समीक्षक शब्द यूज कर लिया कि कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ घटना प्रधान है, जिनमें कथानक बहुत तीव्र गति से चलता है, जबकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि प्रेमचंद ने चरित्रों के विकास को महत्व देकर कथानक को प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से जैसे इंट्रो लिख देना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि मतलब जिन समीक्षकों ने घटना प्रधान माना है उन्होंने क्या, मतलब उनकी क्या बात है। तो उसमें फिर आपको फिर बताना पड़ेगा कि प्रेमचंद की जो आरंभिक दौर की कहानियाँ हैं, कि आरंभिक दौर में प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में कौतूहल पैदा करने वाली घटनाएं अधिक नजर आती हैं। घटनाओं की प्रधानता अधिक है, घटनाएं अधिक नजर आती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, घटनाएं अधिक नजर आती हैं। अब जैसे करके अपनी बात को सिद्ध कर दो। जैसे बड़े घर की बेटी का जिक्र कर सकते हो कि आनंदी का जैसे अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, बड़े घर की बेटी, ठीक है। या जैसे पंच परमेश्वर शुरुआती दौर की कहानी है, तो उसका जिक्र कर सकते हो, ठीक है, पंच परमेश्वर, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप इसमें और भी बात बढ़ा के लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस पर आपको बताना है कि शुरुआती दौर की कहानियों को देख के ऐसा लगता है कि घटना प्रधान अधिक है, लेकिन अंतिम दौर की कहानियाँ अगर देखोगे तो वो जो हैं चरित्र प्रधान है, ठीक है। क्योंकि आलोचनात्मक टिप्पणी करना है और अपने मत को भी प्रतिपादित करना है, तो इसमें खुल के लिख सकते हो कि और अपनी बातों को इस पर कि जब प्रेमचंद अपने परिपक्व दौर में पहुंचते हैं, पंच परमेश्वर, और इस वाले पैरा को और बड़ा करके भी आप अपनी बात को रख सकते हो। और फिर उसके बाद बताना है कि परिपक्व दौर में, आरंभिक दौर का बता दिया कि जिसमें घटना प्रधान अधिक है, परिपक्व दौर में प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनमें चरित्र प्रधानता अधिक है, ठीक है। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो कि परिपक्व दौर में चरित्र प्रधानता नजर आती है। जैसे, अब इसमें कौन कौन से जैसे में आएंगे, जैसे ईदगाह कहानी में, तो ईदगाह का जो हामिद है वो उसी के
उसी चरित्र पर पूरी कहानी बेस्ड है और इसको स्वतंत्र मौका दिया गया है। और प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से कहा भी था एक जगह कि मैं अपने चरित्रों को स्वतंत्र मौका देता हूँ, उनको अपने बच्चों की तरह पालता हूँ, और ऐसा कुछ वो बड़ा उद्धरण है। उसका जिक्र करना चाहो तो कहीं पर अपने कंटेंट में कर सकते हो कि मैं अपने चरित्रों को अपने बच्चों की तरह पालता हूँ, और जिस तरीके से एक पिता को नहीं पता होता है कि उसके बच्चे बड़े होकर किस तरफ जाएंगे, उसी तरीके से मैं भी अपने चरित्रों को परिस्थितियाँ देता हूँ, और मुझे भी नहीं पता होता है कि मेरे चरित्र आगे जा कर के कौन सा मोड़ लेंगे, कौन सा रुख लेंगे। तो अंतिम दौर में, मतलब परिपक्व दौर में, या 1925 से 1936 ईस्वी के दौर में जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उनमें चरित्र प्रधानता आ गई है। जैसे ईदगाह के हामिद के चरित्र में, या पूस की रात के हल्कू के चरित्र में, पूस की रात का जो हल्कू है उसके चरित्र में, ठीक है, बता सकते हो आप कि पूस की रात का जो हल्कू है वो एक चरित्र हो गया, और जो कि चरित्र प्रधान पूरी तरीके से कहानी है, ठीक है। या कफन में घीसू माधो, कफन का घीसू और माधव, कफन का घीसू और माधव चरित्र, ठीक है, कफन का घीसू और माधव चरित्र, ठीक है। और जैसे घीसू कफन जब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक घटना घटित हो गई, घीसू और माधव जैसे थे वैसे ही लास्ट तक बने रहते हैं, कुछ इनका ऐसा नहीं है कि हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। ईदगाह में ऐसा कुछ नई घटनाक्रम देखने को मिलता है कि कोई ऐसी घटना घटी और हामिद का हृदय परिवर्तन हो गया, वैसा कुछ नहीं है। पूस की रात के जो हल्कू का जो किसानों की मार्मिक स्थिति का वर्णन करने की बात थी वो एज इट इज़ वैसी ही बात दिखाई है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्कू अमीर हो गया रातों रात, मतलब ऐसा कुछ आकस्मिक घटना नहीं घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर परिपक्व दौर में जो ज़्यादातर कहानियाँ लिखी गई हैं उनमें क्या है, वो चरित्र प्रधान है, जबकि शुरुआती दौर की कहानियाँ जो हैं वो घटना प्रधान है। ये आपको स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को कन्वे कर देना है। और फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि आलोचनात्मक टिप्पणी हो गई, फिर अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। फिर इसमें स्पष्ट रूप से बताना है कि मतलब इस प्रकार मैं इस विचार से सहमत हूँ, मतलब मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि उनकी कहानियाँ चरित्र प्रधान कम है। मेरा मानना है कि प्रेमचंद की कहानियों में घटनाएं केवल वह मंच तैयार करती हैं जिस पर चरित्र अपनी भूमिका निभा सकें, और जो कि शुरुआती दौर में, मतलब शुरुआती दौर में, या भी उसका भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा क्रिस्प करके कि शुरुआती दौर में घटना प्रधान अधिक था, या फिर ये वाली बात की इस प्रकार मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि उनकी कहानियाँ चरित्र प्रधान कम हैं। मेरा मानना है कि कहानियों में घटनाएं केवल वह मंच तैयार करती हैं जिस पर चरित्र अपनी भूमिका निभा सकें, ठीक है। और इस तरीके से अपना मत भी इसमें बताना था, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा, इस वाले प्रश्न पे ज़्यादा अच्छे से बातचीत किया है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी पीवाईक्यूज़ थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, और किस तरीके से नोट्स बनाना है, कहानियों में किन किन पहलुओं को आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी सब मैंने आपको बता दिया। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा क्लास 4 होगा। उसमें हम लोग एक दुनिया समानांतर को देखेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि एक दुनिया समानांतर की जो भी कहानियाँ हैं वो आपको पढ़ना है, और उसमें भी मैं वही सब बातें आपको बताऊंगा कि इनमें भी आपको चरित्रों के नाम ध्यान रखना है, घटनाक्रम ध्यान रखना है, और घटनाक्रम के साथ साथ कुछ प्रमुख उदाहरणों को ध्यान रखना है, और उसी से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। और क्लास 4 में हम लोग एक दुनिया समानांतर की जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज़, एक दुनिया समानांतर के जो भी पीवाईक्यूज़ आए हैं उनको कर लेंगे, और इसी क्रम में धीरे धीरे अपने इस क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको ज़रूर करते हुए चलिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।